बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे हैं, कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, तज्ज़िये हो रहे हैं, टेलीविज़न टॉक शोज़ में बातें हो रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उसके बाद उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, कोई डील हो जाएगी, वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएंगे, इमरान खान साहब की हुकूमत जारी है, जरदारी साहब अपनी बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी बात करें। ये सारी बातें अपनी जगह पर हो रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कई बार मुतअद्दिद बार हुकूमतों में आ चुके हैं, हुकूमतें कर चुके हैं, इक़्तिदार की बागडोर संभाल चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के वादे कर चुके हैं और फिर परफॉर्मेंस के मौके ले चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की जो सिचुएशन रही है 90s में, आई रिमेंबर इंटरनेशनल मीडिया कहता था कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट कह के। उसके बाद जब 90 की दिहाई ख़त्म हुई तो फिर टेररिस्ट स्टेट कहकर भी पुकारा जाने लगा। हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे, फिर निकलने की कोशिश की, कुछ से हम निकले भी, लेकिन मईशत एक बहुत बड़ा मसला है जो अभी तक हल हो नहीं रहा। अब मैं ये समझता हूँ जितनी बातें हो रही हैं ना, यकीन करें हम भी कुछ देखते हैं, हमारी भी कुछ ऑब्जर्वेशन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कहीं नहीं जा रही है हुकूमत, कोई नहीं डील होने लगी है, कोई ओवरनाइट चेंज नहीं होने लगा है। अगर इस हुकूमत को कोई खतरा है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं है, वो जरदारी साहब से नहीं है। जब वो कहते हैं कि गरीब आदमी के दिन अब हम बदलेंगे और बिलावल करेगा, लोगों को पता है कि वो कितनी दफा हुकूमत कर चुके हैं और क्या परफॉर्मेंस थी और क्या उनके हालात है और क्या गरीब आदमी के हालात है। अगर इस हुकूमत को खतरा है तो वो उन मसाइल से खतरा है जो एक गरीब आदमी को दरपेश हैं, एक कॉमन मैन को दरपेश है। और उसके लिए मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं या उनके वज़रा क्या कह रहे हैं। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक आम आदमी क्या कह रहा है। रशीद कमरानी एक बॉक्सर जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है, वो आज किस हालत में और क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको वो दिखा, फिर मैं आपको बड़े बड़े लोगों की बातें भी दिखाऊंगा जो हम करते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं। क्या कहा एक रिटायर्ड बॉक्सर रशीद कमरानी, सुनिए सर। माली फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, मेरा इलाज कराया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट में हमने इंडिया के लिए नहीं खेला, हमने इस मुल्क के लिए खेला है। इस मुल्क के लिए हमने अपनी सर तोड़ जान लगा दी। क्यूबा पाकिस्तान का हलाली परचम जब सुर्ख हुआ, कौमी तराना बजा, आंखों में आंसू भी आए, मगर उस जगह पे मैंने किया। जब पाकिस्तान को देखते कि ये पाकिस्तान का झंडा जब सर हुआ, बुलंद हुआ, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया। मगर वहाँ तो करते हैं, मगर यहाँ आने के बाद हमको घास भी नहीं डालते। डॉक्टर बोले आप ताहयात आपको ये दवाई खानी है। अब डॉक्टर के 1200 से 1500 रुपये की दवाई है, 2 हफ्ते से मैंने नहीं ली। 2 हफ्ते से अब ये वो बंदा है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान का झंडा बैनुल अक़वामी सरजमीन पर बुलंद करवाया है, और वो कहता है कि अब 2 हफ्ते से मेरे पास दवाई खाने के पैसे नहीं है, 1200-1500 रुपए की दवाई आती है। मुझे याद आ गया फवाद चौधरी साहब को स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि दवाइयों की कीमतें अगर 100 गुना बढ़ भी जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, 3 रुपये की गोली 7 रुपये में मिलती है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उनसे पूछता भी रहा कि 3 रुपये की गोली कौन सी है फवाद चौधरी साहब, आप मुझे बता दें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपेंसिव मेडिसिन देयर इन द मार्केट जो कि गरीब आदमी को खानी पड़ती है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अब ये रशीद कमरानी कह रहा है डॉक्टर ने कहा है सारी जिंदगी खानी है, अब इतने की दवाई है, 2 हफ्ते से मैं नहीं खा सका, क्या करे अब वो। फवाद चौधरी साहब ये आपके लिए मैं कह रहा हूं, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या करे। आपने जो कहा था वो भी सुनवा देते हैं, सुनवाइएगा जरा क्या कहा था। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा अपने पांव पे खड़ी हुई है। ये जो हम कह देते हैं ना 100% इजाफा हो गया, 500% इजाफा हो गया, वो जब आप देखते हैं तो इजाफा क्या होता है। 3 रुपए कीमत थी उसकी 7 रुपए हो गई। अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयाँ मिलती नहीं है, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना, अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कीमत आ गई। तो मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं, उसको बेशक हुकूमत इग्नोर करे, लेकिन इस आम आदमी को इग्नोर ना करे, क्योंकि इसके मसाइल के हल के वादों के साथ हुकूमत में आप लोग आए हैं और इसको इग्नोर ना करें। ये मत कहें कि 3 रुपए की गोली 7 रुपए में मिलती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इस आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। और ये आम आदमी नहीं, बड़ा ख़ास आदमी है, इसने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया बैनुल अक़वामी सरजमीन पर। अब आज की स्टोरी जो पहली मैं कर रहा हूँ वो भी इसी के हवाले से है, महंगाई के हवाले से है, मिनी बजट जो आने वाले दिनों में।
आज मुल्क की तारीख में डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह को पहुंचा और रुपए की बदतरीन बेकदरी हुई है मुल्क की तारीख में, जब डॉलर ने 181 के हिंसे को टच किया और महंगाई जो है वो नवंबर में 11.5% थी, जो कि 20 माह की बुलंद तरीन सतह थी। और गवर्नमेंट ये कह रही थी कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, लेकिन जिस तरह से मिनी बजट की तैयारी हो रही है उससे लग रहा है कि महंगाई ज्यादा होगी, क्योंकि 355 अरब रुपए के टैक्स लगाए जाएंगे 150 से ज्यादा अशिया पर। और हुकूमत एक तरफ तो ये कह रही है कि हम ये टैक्स लगाएंगे 150 से ज्यादा अशिया पर, वो अशिया जो एक आम आदमी ने जाके मार्केट से खरीदनी है, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि फिक्र ना करें, गरीब आदमी पर इसका बोझ कोई नहीं पड़ेगा। भाई कैसे नहीं पड़ेगा? व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द लॉजिक, कैसे नहीं पड़ेगा? मुज़म्मिल असलम साहब ने क्या कहा, सुन ले। अब ये जो सॉर्ट है ये मेरे ख्याल में हम तो प्रिजर्व करके रखेंगे और मिनी बजट आने के बाद आम आदमी की जिंदगी में जो फर्क पड़ेगा वो फिर मैं रिपोर्ट करूंगा कि क्या फर्क पड़ा है और अशिया खुर्द नोश में और दीगर अशिया में कितना फर्क पड़ा है। अच्छा जी, ऑपोजिशन दूसरी तरफ ये कह रही है, जो ऑपोजिशन जो इस वक्त तो अवाम के लिए मसीहा का रोल बन के प्ले कर रही है ना, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो इशूज तो यही होते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री इज इन विशियस सर्कल। IMF के पास आपको जाना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि उसके बगैर आपकी इकोनॉमी का पहिया नहीं चलता है। अब जो भी आ गया है, वो जरदारी साहब हैं, वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो इमरान खान साहब हैं, एवरीबडी हैज टू गो टू द IMF। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टक, वी आर इन अ विशियस सर्कल। अब मसीहा वो होगा जो हमें IMF के चुंगल से निकालेगा। मसीहा वो नहीं है जो हुकूमत में बैठा हुआ था तो कहता था कि IMF के पास जाना जरूरी है, मजबूरी है, और जब ऑपोजिशन में आया तो कहता है कि देखें ये हुकूमत आपको आज की जो IMF के पास लेके जा रही है। इसी चीज पे वो तनकीद कर रहे हैं। मसीहा वो नहीं है, क्योंकि वो भी जब हुकूमत में था वो IMF के पास जा रहा था, कल वो दोबारा हुकूमत में जाएगा तो वो फिर IMF के पास जाएगा। मसीहा वो होगा जो IMF के चुंगल से इस मुल्क को निकालेगा, मुझे निकालेगा, आपको निकालेगा, 22 करोड़ अवाम को निकालेगा। तो लेकिन ऑपोजिशन क्या कह रही है? शहबाज साहब कह रहे हैं कि PTI ने 3 साल में मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो ये मिनी बजट कर देगा। शाहिद खकान वाहिद साहब ने, मरियम औरंगजेब साहब ने क्या कहा, ये भी सुनो। ये हर पाकिस्तानी को इम्पैक्ट करेगा। 400-500 अरब डॉलर के इजाफी टैक्सेस हैं और इजाफी बोरोइंग भी करनी पड़ेगी, तो ये बहुत सीरियस मामला है। तो अगर यहाँ पर डिबेट ना हुई तो फिर इसका एहतजाज भी होगा, जो एहतजाज भी करेंगे। तो ये सिचुएशन है जी। इस पर बात करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 350 अरब रुपए से जायद के टैक्स लगाए जाने हैं इस मिनी बजट के थ्रू, और कल वफाकी काबीना ने इसको मंजूर भी कर देना, क्योंकि सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर वो मीटिंग कॉल की गई है। अब उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाएगा और उसके बाद 150 से ज्यादा अशिया पर 350 अरब से ज्यादा का टैक्स लगाया जाएगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। एक तरफ तो ये करने जा रही है हुकूमत, जनरल सेल्स टैक्स के जरिए ये रकम इकट्ठी होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि आम आदमी की जिंदगी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर बोझ नहीं डलेगा। मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, एज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट आपको समझ आ रहा है डॉक्टर साहब? ये तो एक सियासी नारा है। आप जैसे आजकल भी ये कह रहे हैं कि जी महंगाई पाकिस्तान में जो है सबसे कम है, हालांकि भारत में महंगाई हमसे आधी है, बांग्लादेश में भी कम है। तो ये तो सियासी बयान है। जब आप पेट्रोल के नर्ख भी आप साथ में बढ़ाएंगे, जब पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए। दूसरे कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब यही होता है कि आवाम पर इसका बोझ पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स लगाते, उसमें वो हदफ लेकर आते तो महंगाई नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, मईशत की शरह नमू सुस्त होगी, रोज़गार के मौक़े कम मैसर आएंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई गलत फहमी की ज़रूरत नहीं। और हुकूमत को पता है कि अगले चंद महीने में पाकिस्तान में महंगाई बढ़नी है, उनको पता है ये बात। तो डॉक्टर साहब, फिर ये मुज़म्मिल असलम साहब जो तर्जुमान वजारत खारजा हैं, या फवाद चौधरी साहब हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात, ये लोग किस बुनियाद पर कह रहे हैं, अवाम को किस बुनियाद पर दिलासा दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, अवाम के ऊपर इसका बराह रास्त कोई बोझ नहीं आएगा? अगर आपको इकोनॉमिक एक्सपर्ट की हैसियत से समझ नहीं आता तो। नहीं, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि शौकत तरीन साहब ने कुछ अर्से पहले कहा था कि अभी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी, वो खुद एडमिट कर चुके हैं। तो उसके बाद दूसरों की बात की अहमियत मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाती है। यकीनन बढ़ना है, लेकिन अभी तो इस वक्त तो एतमाद का एक बहरान भी है। सवाल ये है कि आप ये मिनी बजट ला क्यों रहे हैं? मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर हुकूमत चाहे तो IMF की शर्त भी पूरी कर सकती है और मिनी बजट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो ये रास्ता क्यों अपनाना चाहते हैं? बल्कि मैं अभी सुन रहा था कि फवाद चौधरी ने तो ये भी कहा है कि हमें कोई तरीका बता दें।
कि अगर हम ये आवाम पे मिनी बजट ना लाएं तो क्या करें। जी। मैं आपको बता देता हूँ क्या करें, हुकूमत को बता देता हूँ। वो बिल्कुल वाज़े तौर पर ये बात है कि 2019 में ये हुकूमत एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आई थी। उसमें दुनिया में सबसे कम शरह टैक्स पर माफ़ी दी गई थी, मगर एक कानून बना दिया गया था कि FBI के पास ये इख्तियार है कि जिन लोगों ने इससे फ़ायदा नहीं उठाया उनके चोरी की असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास उन चोरों की तफसीलात हैं और अगर उन्होंने इनकम टैक्स से फ़ायदा नहीं उठाया तो हम क्रैक डाउन करेंगे। अगर उस कानून पर अमल कर लें तो चंद लाख लोगों से ये 900 अरब रुपया वसूल हो सकता है और फिर मिनी बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ 900 अरब आएगा कैसे, आपको बता दूँ 1 मिनट में। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में उसने लगाया है, वो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं है, वो टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, तो कानून के तहत सिर्फ उसको 2 लाइन का एक लेटर लिखा जाना है कि जी आपका 1 करोड़ का कौमी बचत में लगाया है, आपने इस पर टैक्स नहीं दिया हुआ इनकम पर और आपने एमनेस्टी से भी फ़ायदा नहीं उठाया, आप टैक्स पे कर दें। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसको कैश नहीं करा सकते, ना आपको मुनाफा मिलेगा। इन असासों पर जिसकी तफसील हुकूमत के पास है 900 अरब रुपया मिलता है। अब हुकूमत को ये फैसला करना था उस कानून पे अमल करें या उस कानून को तोड़ के नया कानून बनाएं आवाम के लिए। एक तो ये बात है। दूसरा ये था कि आपको याद होगा 10 नुकात हिकमत अमली आई थी, उसमें ये कहा गया था इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। और अभी इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 10,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। तो अभी तो आपका बजट आने के बाद 6,100 अरब है, यानी अगर हम इनकम टैक्स को वालों को पकड़ें तो फिर मिनी बजट की ज़रूरत नहीं रहेगी। मगर एक आज बहुत ही मज़ा खेज़ सूरत हाल पैदा हुई है, अकल हैरान हो गई। वो ये हैरान हुई कि हमारे पास कैबिनेट ने पास कर दिया है कौमी सलामती पॉलिसी। कौमी सलामती पॉलिसी का लुब्बे-लुबाब ये है कि आप दुनिया में ये तय हुआ है कि जिस पर सोवियत यूनियन टूटा था तो ये तय समझा गया था कि फ़ौजी क़ुव्वत होना काफ़ी नहीं है, आपको मईशत भी मजबूत होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है कि आवाम की हालत बेहतर होनी चाहिए। तो दुनिया में अब ये तसव्वुर आया है कि मईशत की शरह नमू के बजाय माशी तरक्की का मतलब ये है गुर्बत कम हो, महंगाई कम हो, तालीम की सहूलियात मैसर हो, आवाम को एम्पावर किया जाए, आवाम को बेनिफिट पहुँचाया जाए। तो एक तरफ तो आपने वो पहली कौमी सलामती पॉलिसी ले आए जिसमें कि इनको आवाम को तालीम का बजट बढ़ाना था, सेहत का बचाना था, साफ पानी का देना था, उसके बजाय आप मिनी बजट ला रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आप कौम को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप ये कहते हैं हम 2014 से अब तक 18 वजारतों से मिलकर हमने ये पॉलिसी डेवलप की, तो उसके लिए फिर इकोनॉमिक पॉलिसी तो आपने बदली नहीं है, वो तो वो इस्तेहसाली पॉलिसी है। तो ये जो डॉक्टर साहब बड़ी मंतकी बात की आपने, ये जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 900 अरब रुपया इकट्ठा किया जा सकता है अगर FBR के जरिए से उन लोगों को नोटिस भिजवाए जाए जिन्होंने टैक्स अदा नहीं किया हुआ, उनकी फहरिस्त अगर हुकूमत के पास है, उनको लीगल नोटिस भेजा जाए और उनके खिलाफ एक्शन किया जाए या क्रैकडाउन किया जाए तो 900 अरब रुपया इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ 355 अरब रुपया इकट्ठा करने के लिए IMF के कहने पे मिनी बजट लेकर आ रही है जिससे 150 से ज्यादा अशिया पर टैक्स लगेगा और उसका डायरेक्ट बोझ आवाम पर आएगा, एक आम आदमी पर आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने ये रास्ता तो बता दिया कि अगर गवर्नमेंट ये करे तो इस मौशी बहरान में से निकला जा सकता है। आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक सॉवरेनिटी भी आ जाती है, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। कर क्यों नहीं रही? आपके ख्याल में हुकूमत को समझ नहीं है, इमरान खान साहब को सही मशवरा नहीं दिया जा रहा, या फिर कोई और वजह है? क्यों नहीं कर पा रही है? और आपके ख्याल में जितना टाइम है हुकूमत के पास, ये कर पाएंगे इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पर अमल या इन प्रिंसिपल्स पर अमल? देखिए, बात ये थी कि अगर मैं इमरान खान साहब ने जो अपनी 10 नुकात अमली थी उसका जुमला मैं बता देता हूँ। इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल पर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी वफाक और सूबों की सतह पर नाफिज कर देंगे, ये उन्होंने कहा था। इसका मतलब ये था कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जो कि इनकम टैक्स में हमारी 5,000 अरब की चोरी हो रही है। उसके बजाय अब ये मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। ये सब चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे कि खुद उनकी काबीना जिन्होंने काबीना में शामिल किया है, उनके अपने पार्लियामेंट के मेम्बरान, उनके अपने सूबाई असम्बली के मेम्बरान और वो खुद भी
और सब उनके इत्तेहादी वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो अब ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, उन्होंने तो बार बार कहा था कि मैं 10,000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाऊंगा और मईशत को दस्तावेजी बनाऊंगा, तालीम और सेहत की मद में GDP का 7.6% मुख्तस करूंगा। ये तमाम तो उन्होंने बार बार वो दोहरा रहे थे इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले, और लूटी हुई दौलत को वापस लाना उनका बुनियादी नुक्ता था। तो मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बैरूनी मुल्कों में जो असासे हैं उनको भूल जाएं, जो मुल्क के अंदर असासे जो आपके कंट्रोल में है, जिसकी फहरिस्त आपके पास है। एक PTI के एक सेनेटर साहब एक प्रोग्राम में थे, मैंने जब ये पॉइंट उठाया तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे ऊपर ताकतवर तबकों का दबाव है, हम क्या करें। तो अगर आपने अशराफिया को खुश करना है, यानी माफिया को खुश करना है, तो फिर ठीक है, उन्हीं की सपोर्ट से आपने इख्तिदार में आना है, उन्हीं की सपोर्ट से इख्तिदार को तूल देना है, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। सवाल सिर्फ ये है कि हमारी, अगर आप इन लोगों के बजाय जो 100 दिन की आपकी पॉलिसी थी कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, अगर वो नहीं लगाते तो 15 साल में भी आपकी हालत ठीक नहीं होगी। और मैं आज आपको रिकॉर्ड पर बता दूं कि 2075 तक, अब 2000, और हुकूमत को ये बात पता है, हमारी फीकस आमदनी OECD ममालिक से कम रहेगी। हम 23 मिलियन बच्चे जो कानून के तहत हमारे 25A है आइन, वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो आप तो आइन से इनराफ कर रहे हैं, ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए आइन में लिखा है कि इलाज मुआवजे की सहूलियात देंगे, 23 मिलियन बच्चे स्कूल जाएंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कौमी सलामती पॉलिसी जो अप्रूव किया वफाकी काबीना ने आज, उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी, उसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या असरात पड़ेंगे, क्या नताइज निकलेंगे। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। अब अगली स्टोरी पर बात करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से जो पास की आज पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी का जब भी जिक्र होता था तो ये ज़हन में आता था कि हमारा दिफा कितना मजबूत है, क्योंकि एक तरफ हमारे हिंदुस्तान है, फिर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी एक जंग लड़ी है जिसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया भी हुआ, कुर्बानी भी दी हमने, और इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचा। तो हमारा दिफा कितना मजबूत है, ये नेशनल सिक्योरिटी थी कि हमारे पास JF-17 थंडर कितने हैं, हमारे पास F-16 कितने हैं। हमने अभी लेटेस्ट क्रूज मिसाइल जो है वो हासिल कर लिया है, जो भारतीय वो डिफेंस एयर फ़ज़ाई सिस्टम जो S-400 है उसका तोड़ है। ये पिछले हफ्ते मैं प्रोग्राम कर रहा था। और लेकिन अब इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। वो शिफ्ट क्या है? वो शिफ्ट ये है कि सिर्फ पाकिस्तान की दिफा की बात नहीं है कौमी सलामती। कौमी सलामती ये भी है कि पाकिस्तान मौशी तौर पर कितना मजबूत है, बिकॉज देयर इज़ नो नेशनल सिक्योरिटी विदाउट इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, यानी कि कौमी खुद मुख्तारी पॉसिबल नहीं है मौशी खुद मुख्तारी के बगैर। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी इसका क्रेडिट जाता है और फौज को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खुले दिल के साथ एक्सेप्ट किया है कि डिफेंस बजट में बेशक 50 अरब रुपए की कटौती कर दें, लेकिन एक आम आदमी को, एक शहरी को आप तहफ़्फ़ुज़ फराम करें और मईशत को मजबूत करें, क्योंकि मजबूत मईशत एक बहुत अहम जुज़ है कौमी सलामती की पॉलिसी का। ये डिसाइड हुआ है आज, और इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मोहिद यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, क्या कहा उन्होंने, सुन। इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारा कोर होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जब आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके पास और इखराजात करने का मौका होगा, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी पे भी और आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी। खारजा अमूर के हवाले से, एक्सटर्नल रिलेशंस के हवाले से अगर मैं एक लफ्ज में बयान करूं तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एजेंडा है पीस, अमन की तलाश नेबरहुड में भी और बाकी ममालिक के साथ भी। तो ये मेरे हिसाब से बड़ी सही अप्रोच है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अगर होगी, अगर मईशत मजबूत होगी तो फिर आप दिफा पे भी और पैसे, यानी कि आज आप कुर्बानी दे रहे हैं, 50 अरब की कटौती की है, 50 अरब रुपए की कटौती आपने डिफेंस बजट में की है, और हमारी फौज ने उसे खुले दिल से तस्लीम किया कि ठीक है यही 50 अरब आप मईशत पे लगाएं, इकॉनमी पे लगाएं, लोगों पे लगाएं। लेकिन कल को जब मईशत बेहतर होगी तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम बहुत ज़्यादा और पैसा अपने डिफेंस बजट पे भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का तो डिफेंस बजट हमारे पूरे बजट से ज़्यादा है। तो वी नीड टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, और उसमें सॉवरेनिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस हवाले से बात करते हैं जनरल अमजद शेब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल तो ये है जनरल साहब आपसे कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आज जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है, इसमें और पहले जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को, कौमी सलामती को डिफाइन किया जाता था, उसकी तारीफ की जाती थी, दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है जनरल साहब?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले कभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बनी, लेकिन पॉलिसीज मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद जरूर होती थी। जब भी हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते थे तो उससे अमूमन इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात होती थी, जिसमें कि हम समझते हैं कि जी खतरात आपके बाहर से कोई खतरा हो सकता है, जैसे जंग का खतरा है और आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसको है, या अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ जाता है तो उस पे ये प्योरली फील्ड के इश्यूज जो हैं उनसे रिलेटेड होता था। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी प्लान आज सच है, उसमें आप देखिए कि उसमें बहुत कुछ है। उसमें आपकी फूड सिक्योरिटी भी है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो आपकी रिलेटेड है सर्वाइवल के लिए। उसमें लोगों की तनख्वाहें, पेंशन्स, आपके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व, बाहर की अदायगियां जो इंपोर्ट्स आप करते हैं वो देने के पैसे, फिर बजट्स हैं जिसमें मिलिट्री बजट है या डेवलपमेंटल बजट, ये चीजें पॉलिसी इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो बेशुमार है। जैसे अभी मैंने कहा कि आपकी फूड सिक्योरिटी की बात आ गई, तो फूड सिक्योरिटी की पॉलिसी अपने तौर पे किसी न किसी शक्ल में वजह की होगी आपके फूड डिपार्टमेंट ने, वो होती है अमूमन, और वो तभी फोरकास्ट करते हैं कि ये फलां वक्त में हमें इतनी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी या ये सरप्लस होगा। ये चीजें जो हैं उन्होंने वर्कआउट तो की। क्या उस पर फर्क क्या पड़ेगा? मैं बताता हूं। इसमें फर्क ये है कि आप जब नेशनल रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी पैसा तो एक ही किटी में है, वो आपने किस जगह इस्तेमाल करना है वो अपनी जगह पे आपको मतलब जरूरत के मुताबिक डे टू डे बेसिस पे जब ऐसे रह रहे हैं तो वो इस्तेमाल होता है और उसमें फिर आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं रहती। यहाँ ये है कि बाज डिपार्टमेंट ने पॉलिसीज बनाई, बाज ने नहीं बनाई, तो अब सबको बनानी पड़ी। और उसमें पॉलिसी में फिर आप देखते हैं प्रायोरिटीज सेट करते हैं और प्रायोरिटीज के मुताबिक आप सबको ये बता देते हैं कि भाई आपको ये मिल सकता है, ये नहीं मिल सकता, ये रिसोर्सेज आपको दे सकते हैं, ये हम नहीं दे सकते। बेसिक एम ये होता है कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन योर एलिमेंट्स ऑफ सर्वाइवल और आपके डेवलपमेंटल बजट जो, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंटल बजट जो है वो एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ में ना रहे। सही है, लेकिन जैन साहब मेरा क्वेश्चन ये है, जैन साहब मेरा सवाल ये है कि ये जो बातें आप कर रहे हैं कि प्लानिंग होनी चाहिए और जहाँ पे प्लानिंग नहीं है वहाँ पे प्लानिंग करेंगे, तो ये चीज़ें तो सिविल गवर्नमेंट को भी पता है ना, ये हुकूमत को पता है ये बातें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंतज़ामिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे इश्यूज थे। तो अब जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ये बात आ गई है कि मजबूत मईशत जुज़ है बुनियादी कौमी सलामती का, तो क्या फ़र्क क्या होगा? मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे काम नहीं हो रहा ठीक, और जैसे मुझे याद है कि वज़ीर खुराक का एक स्टेटमेंट आया, मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता चला कि इतनी गंदम गायब कैसे हो गई, और वो गंदम जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट करता था वो इंपोर्ट करनी पड़ गई। इसी तरह चीनी पहले खुद कफील थे, हम फिर इंपोर्ट करनी पड़ गई एक्सपोर्ट करने के बाद और ज़्यादा कीमत पे। तो कौमी सलामती कमेटी में ये मामला फिर डिस्कस होंगे अब इस पॉलिसी के आने के बाद? ये काम फिर भी होंगे, चोरी चकारी जारी रहेगी, गोडाउन्स जो है वो उनमें इसी तरह मिट्टी की बोरियां रख के तो गंदम की निकाल ली जाएगी, ये काम तो होंगे। असल चीज है कि फेडरल लेवल पे जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप जब सारे कॉम्प्रिहेंसिव चीजें से, मिसाल के तौर पे इसमें मैंने फूड सिक्योरिटी की बात की, लेकिन बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अगली स्टोरी पे बात करते हैं, और ये स्टोरी भी बड़ी दर्दनाक है। मैं आपसे अर्ज करूं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसमें इस वक्त जो मैं आपसे आदाद शुमार शेयर करूं, 2018 में हमें एक रिपोर्ट में ये पता चला कि 31% के करीब लोग जो हैं दे लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, जिसका मतलब यह है कि एक दिन में जितनी कैलोरीज चाहिए एक नॉर्मल आदमी को एक नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारने के लिए, उनके पास उतनी कैलोरीज नहीं है, ग़िज़ाई किल्लत है। 2020 की रिपोर्ट ये कहती है कि 40% आबादी का जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे रहता है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वज़ीर खुराक जो है हमारे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में स्टेटमेंट दिया है जी कि 36 मिलियन टन खुराक सालाना पाकिस्तान में ज़ाया होती है। 36 मिलियन टन खुराक ज़ाया होती है पाकिस्तान में सालाना, और ये टोटल पैदा होने वाली खुराक का 40% है। यानी कि टोटल खुराक पाकिस्तान जितनी पैदा करता है उसका 40% जो है वो हर साल ज़ाया हो जाता है।
तो ये बिल्कुल एक माइंड बॉगलिंग किस्म की बात है कि 40% ज़ाया हो जाता है, और वो क्यों ज़ाया हो जाता है और कैसे ज़ाया हो जाता है, और हम उसको बचा सकते हैं तो कैसे बचा सकते हैं, और अगर बचा लेते हैं तो गरीब आदमी का कितना फ़ायदा है। गरीब आदमी जिसके घर में चूल्हा जलता नहीं है गुर्बत की वजह से, जिसको लाले पड़े हुए हैं कि मैं अपने बच्चों की कैसे कफालत करूं, उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। फिगर्स ये भी हैं कि 2018 में कौमी ग़िज़ाई जायज़ा जो था उसने बताया कि 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बीमारियों के ख़तरात का शिकार मुस्तकिल तौर पर रहते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बारहा इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। ग़िज़ाई किल्लत का क्या कहा था, इमरान खान साहब ने सुना। एक जो अपने लोगों को पूरी तरह अनाज ना प्रोवाइड कर सके, जिस मुल्क में लोग भूखे हों, बच्चे स्टंटेड हों, तकरीबन 40% पाकिस्तान के बच्चे वो अपने पूरे ना कद पे पहुंच सकते हैं या उनकी ब्रेन पूरी तरह उस तरह बढ़ती है क्योंकि उनको ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती। ये बहुत खौफनाक फिगर है। और फिर फ़खर इमाम साहब हमारे मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हर साल 1,80,000 बच्चा मर जाता है, और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उनको सही ग़िज़ा नहीं मिलती। हमारे बच्चे और बच्चियां और ख़ास तौर जो हमारी इन्फेंट हैं, कहा यह जाता है तकरीबन 1,80,000 जो हमारे इन्फेंट्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 0 and 5, वो हर साल बेचारे 5 साल की उम्र से पहले ही इंतकाल हो जाता है उनका। इट्स अ वेरी हाई रेशो। और उसकी क्या वजूहत है? उसमें एक वजह तो मेरे ख्याल में ये भी होगी कि हम उनकी जो खुराक है और जो उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, यहाँ बातें हो रही हैं बायो फोर्टिफिकेशन की कि हमें जिंक, आयरन और दूसरी चीज़ों के इंतहाई ज़रूरत है। तो ये होता है किसी सिविलाइज्ड मुल्क में, ये होता है वहाँ पे जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, ये होता है वहाँ पे जो अपने आप को इस्लामी रियासत के दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और विजन ये है हमारा कि हमने इस्लामी फलाही रियासत बनना है। और प्राइम मिनिस्टर साहब रियासत मदीना की भी बात करते हैं, लेकिन सारा ज़िम्मा ऑफ कोर्स इमरान खान पे नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि 74 साल की मिस गवर्नेंस है इस मुल्क में। लेकिन जस्ट इमेजिन योर मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि 1,80,000 इन्फेंट बच्चा, शीरखार बच्चा हमारा जो है 5 साल से कम उम्र का, वो हर साल मर जाता है। और वो इस वजह से, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ग़िज़ाई किल्लत है, उनको सही तरह से ग़िज़ा नहीं मिलती। जस्ट इमेजिन कि क्या इमेज जाएगा हमारा इंटरनेशनल लेवल पे। हम कौन लोग, हम अपने बच्चों को सही ग़िज़ा नहीं दे सकते कि किस चीज़ की कमी है इस मुल्क में। एक तरफ हम कहते हैं कि जी बेस्ट टूरिस्ट साइट्स हैं यहाँ पे, एक तरफ हम कहते हैं मिनरल्स बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में सारे मौसम भी हैं, पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है, अल्लाह ताला ने नवाजा भी, रमज़ान के महीने में बना भी, लीडरशिप भी उस टाइम पे मिली। क्या क्या हमने इस मुल्क के साथ। आज 1,80,000 बच्चा हमारा मरता है, 5 साल से कम उम्र वाला। ये हमारे मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं। और एक शॉर्ट में आपको सूबा बलूचिस्तान के एक डॉक्टर है उनका दिखाता हूँ, वो भी क्या कह रहे हैं ग़िज़ाई किल्लत की वजह से साथ क्या होता है। जिस मुल्क में 37% घराने, 100 में से 37% घराने ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हों, उस मुल्क में सालाना 36 मिलियन टन खुराक ज़ाया हो रही है। बात करते हैं मौलाना बशीर फ़ारूकी से। आप रूए रवाए सलानी ट्रस्ट के मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत सारा चैरिटी का काम करते हैं, ज़रूरतमंद लोग आपके पास आते हैं, आप लोग उनको लुक आफ्टर भी करते हैं, देखते भी हैं, खाना भी खिलाते हैं, दीगर मामलात भी करते हैं आप चैरिटी के। जब आपको ये पता लगे मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब के इस मुल्क में जहाँ पे गुर्बत इतनी है, वहाँ पे 36 मिलियन टन खुराक सालाना ज़ाया हो जाती है, तो क्या सोच आती है आपके ज़हन में मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने हमें मतलब मदऊ किया। 36 मिलियन टन पाकिस्तान की खुराक का 40% हिस्सा जो ज़ाया हो जाता है। वज़ीर खुराक ने जो आपसे बात की है तो यकीनन उनके भी दिल पर अफसोस हुआ होगा। और कौन ऐसा शख्स है कि जिस मुल्क के अंदर लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े के मोहताज हों, वहाँ जो है खुराक इतनी ज़ाया हो जाए तो कलेजा कट जाता है। और यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी जो है अवाम खवास सब पर आती है। देखिए, हम एक, जैसा कि आपने सवाल किया कि आपके पास लोग मुतासिरीन आते हैं, बेफज़ल ताला हम तकरीबन 1.5 लाख अफराद का रोज़ाना खाना तैयार करते और 50,000 अफराद को कच्चा खाना देते। इस तरह 2 लाख आदमियों को हम लोग रोज़ाना खुराक का एहतमाम करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी क़यामत खेज़ महंगाइयाँ हैं कि जिसकी वजह से हर एक की जो है ना जान निकली हुई है। तो रियासत पर ज़िम्मेदारी है कि रियासत जो है वो अनाज को बचाने के लिए, खुराक को ज़ाया होने के बचाने के लिए बड़े इक़दाम करे। एक इक़दाम तो ये होना चाहिए जो किसी ज़माने में ये हुआ था
कि शादी हॉल में सिर्फ एक डिश हो खाने की। इससे क्या होता है कि अनाज ज़ियान कम हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, क्योंकि एक दीनी बात, मैं एक दीनी शख्स हूँ तो मैं अपनी दीनी बात करूँगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, उसे उठाया और फरमाया, आयशा इसकी इज़्ज़त करो, ये इज़्ज़त की चीज़ है, अगर ये किसी कौम से चली जाती है तो लौट कर नहीं आती। तो जनाब आला आज हम गंदम जो है वो पहले एक्सपोर्ट करते थे, आज इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है पब्लिक को भी इसके लिए तैयार करें कि अपनी शादी की तकारीब में अनाज को ज़ाया न करें। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बहुत सारा अनाज जो है वो शहर में आने से पहले ही रूट जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, सड़कें नहीं हैं। ख़ास करके मेरे सूबे सिंध में तो ये इतना बुरा हाल है कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ आप जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो आप जो है वो ज़िंदगी नहीं इतनी आसान। तो जब तक सड़कें न बने बहुत सारा फल जो है वो मार्केट तक आने से पहले ही रूट जाता है, नहीं ख़राब हो जाता है। तो खुराक जो 36,000 टन जो है, मिलियन टन जो है वो ज़ाया होती है, इसमें रियासत का भी कसूर है। ये जो आपने कहा कि शादी के फंक्शंस का आपने जिक्र किया कि वहाँ पे जो खुराक ज़ाया होती है तो वन डिश कर दी जाए, एक तो चलें ये बात है। दूसरा, वाकई जब हम भी ये देखते हैं, क्योंकि एक एंकर की हैसियत से हम तो डे टू डे बेसिस पर लोगों के जो हालात हैं, मामलात हैं, उसके ऊपर एक गहरी नज़र रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने रिपोर्ट करना है अवाम तक चीज़ें आगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो मईशत के हालात हैं, गरीब आदमी के जो हालात हैं, बहुत सारे घराने ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में, बड़े शहरों में भी, देहात की मैं क्या आपसे बात करूं, जहां पर घरों में भूख नाचती है और गरीब आदमी बेचारा परेशान है कि मैंने अपने बच्चों को पेट भर कर रोटी कैसे खिलानी है। तो एक तो शादी हॉल वाली आपने बात की, दूसरा ये है शादी के खानों की, दूसरा ये है कि रेस्टोरेंट्स में जितना खाना ज़ाया होता है, होटल्स में जितना खाना ज़ाया होता है, लोग डाइन इन के लिए जाते हैं, मंगवाते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारा खाना ऐसा है जो कि ज़ाया हो जाता है और वो फेंक देते हैं। आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ कि वो खाना ज़ाया ना हो, किसी तरीके से उसको बचाया जा सकता है और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जा सकता है? जी सर, इसका एक तो हल ये है कि हमने खुद भी ऐसे लोगों से रब्ते में हम लोग, और कराची की सबसे बड़ी चेन जो है उन्होंने हमें इस बात की ऑफ़र कर दी है कि आप हमारे होटल के बाहर एक स्टॉल लगा लें, जितना खाना बचा होगा हम आपसे ले लेंगे। इस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बाज़ होटल वालों ने ये काम किया है। मगर कहने का मकसद ये है कि ये कुछ पाबंदी होती है कि जर्मनी के अंदर। बहुत शुक्रिया मौलाना बशीर फारूकी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो फिर आपको ये बताऊँगा कि पाकिस्तान का $20 अरब इस वक्त कहाँ पे, पाकिस्तान का, इस मुल्क में जहाँ पे गरीब आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, जबकि दूसरी तरफ 36 मिलियन टन खुराक सालाना ज़ाया हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे हीरोज़ के पास, जैसे मैं वो रशीद कबरानी साहब का शॉट दिखा रहा था, दवाई लेने के पैसे नहीं हैं और वो टायर ट्यूब उन्होंने अपने हाथ पे पैर पे रखी है पट्टी कराने की बजाय, बिकॉज ही डज़ नॉट अफोर्ड द मेडिकल ट्रीटमेंट। $20 अरब पाकिस्तान का इस वक्त कहाँ पे, जिसकी कोई रेगुलेशन ही नहीं है, कोई नहीं पता वाइट मनी है, ब्लैक मनी है, कौन कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, government does not know, no idea. After the break. वेलकम बैक टू आवाज़। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मईशत इस वक्त मसला बना हुआ है और जहाँ पर आपको गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो पैसा जनरेट करे, किसी भी तरीके से करे। तो वहाँ पे गवर्नमेंट, अभी हम इस शो में ही डिस्कस कर रहे हैं ना, 350 अरब के करीब उन्होंने कहा जी कि हम आवाम के ऊपर टैक्स लगा देते हैं और वहाँ से फिर हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन देर आर अदर वेज, जैसे कि डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि 900 अरब रुपया इकट्ठा किया जा सकता है FBR के थ्रू। फहरिस्त है गवर्नमेंट के पास, उनको आइडेंटिफाई करें, क्रैक डाउन करें, टैक्स चोरों को पकड़ लें। अच्छा, फिर 5,000 अरब रुपए की टैक्स चोरी पाकिस्तान में होती है, आप इसको कवर करें, 5,000 अरब, आपका खसारा सारा खत्म हो जाएगा बजट का जो खसारे में जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं, $20 अरब इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है। और वो किन लोगों का है, किसकी इन्वेस्टमेंट है, वो वाइट मनी है, वो ब्लैक मनी है, वो टैक्स पेड मनी है या टैक्स इवेजन के बाद वो पैसा, ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, कोई उनके पास डेटा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, जिसमें $20 अरब इस वक्त पाकिस्तान का इन्वेस्ट हो चुका है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI। ये सुने $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में है। जैसे आपने $1,000 में लिया था वो 50,000 का हो गया, किसी ने 500 में लिया था, किसी ने 10,000 का लिया था। 3rd नंबर में पाकिस्तानी दुनिया में है।
थर्ड नंबर पे पाकिस्तान दुनिया में, पहले नंबर पे वियतनाम है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है कि लोग ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर मईशत डाउन होती थी, कारोबार नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे, सेविंग अकाउंट्स में, बचत स्कीमों में इन्वेस्ट कर देते थे, प्राइस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते थे और मुल्क का पैसा मुल्क के अंदर ही रहता था और कोई गवर्नमेंट के पास हिसाब होता था क्योंकि ये चीज़ें रेगुलेटेड है। लेकिन अभी 20 अरब डॉलर जब पाकिस्तान से बाहर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट हो गया पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों का, तो गवर्नमेंट को तो कोई पता ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, वो तो जानते नहीं है किसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, वाइट मनी, ब्लैक मनी, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था। तो अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर ले, जो कि डिमांड भी है, FPCCI के सदर ने इस हवाले से बात भी की, तो बहुत फायदा हो सकता है इकोनॉमी को, पैसा इकट्ठा हो सकता है। सुन लें क्या कहना। हमारे पास $1 बिलियन अगर मौजूद है हमारे लोगों के पास और वो कहते हैं हम कहीं इसको जाके कैश कराएं, तो उसमें हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि आप इसकी पॉलिसी बनाएं ताकि ये बजाय दुबई में या सिंगापुर में या कहीं और जाके लोग कैश कराएं। कैश तो कराएंगे। अब मैंने 1,000 का लिया था, आज 50,000 का हो गया, तो मैं कहता हूँ जी बहुत प्रॉफिट है, इसको अपने प्रॉफिट को कैश करूँ। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा अब्दुल रहमान साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI के। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कुछ बताइएगा कि 20 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है, अगर इसको रेगुलेट कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की मईशत को? पाकिस्तान एक में बहारें आ जाएगी। आवाम जो इस वक्त रोटी को तरस रही है, सबसे पहले तो उसका सोचना चाहिए कि मुल्क की मईशत इस वक्त तबाही के दाने पे जा चुकी है। डॉलर इस तरह उसके दाम में जा रहा है, उससे कोई कंट्रोल नहीं रहा। अब आप कहते हैं कि मिनी बजट लाना चाहते हैं, आप उस बजट में लाएंगे तो गरीब की तो कमर और टूटेगी। दिहाड़ीदार तबका और थोड़ी तनख्वाह वाला तबका, वो इस वक्त बहुत ही दिक्कत से कोले सांस से कोले ले रहा है। और अगर यही हालात में आप देखें कि गरीब बंदा अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उसके लिए एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, रहाइश का मसला है, सारे मसाइल को आप देखते हुए हुकूमत उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत की जितनी पॉलिसीज हैं आज तक जो बनी है 3.5 साल गुजर चुके हैं और इसके ऊपर जा रहे हैं। आवाम जिस मैंडेट के साथ, सर ये क्रिप्टो के हवाले से बताइएगा मुझे, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है। मुझे ये बताइएगा कि आप, ये सदर साहब ने भी ये कहा कि कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि इसको यहीं पे कैश करवा सके पाकिस्तान में। अगर ऐसा होता है तो कम से कम हुकूमत के पास डेटा तो होगा ना कि किसने कितने पैसे लगाए, उसमें से कितना कमाया, उसमें से फिर टैक्स वगैरह भी जाहिर बात है गवर्नमेंट चार्ज करेगी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान में। दरअसल बात यह है कि हुकूमत हमारे मुल्क में कानूनी और हुकूमती वसाइल इस कदर बेबस है कि जो बड़े बड़े अजहा है, मछलियाँ हैं, उनको आज तक पकड़ सका है, न पकड़ सकेगा। इतने बड़े बड़े लोगों ने कहने में आया कि क्वेश्चन की। अब देखें आज का जितना भी प्रोग्राम था उसमें हमने आपके सामने सिचुएशन, एंड आई होप कि गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों से इस्तेफादा करे। जैसे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने कहा कि 900 अरब रुपया इकट्ठा हो सकता है FBR के थोड़े से एक्शन से, और वो करना चाहिए गवर्नमेंट को। आखिर हम क्यों माफियाज के हाथ में खेल रहे हैं? तो माफियाज दिस गवर्नमेंट नीड टू कंट्रोल, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते भी हैं, अल्लाह करे कि कर लें किसी तरह तरीके से, तो इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।